गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मनीषा, लालू, सुधा, अविनीश। और बहुत ही जल्द आप लोगों को नई एप्लीकेशन पे लाया जाएगा। यहाँ आपको डाउनलोडिंग के साथ साथ सारे फीचर्स मिलेंगे। तो उसी की लाइव टेस्टिंग चल रही है, इसके चक्कर में थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, वीडियो क्वालिटी डाउन आ रही है काफी। नहीं, वो नेटवर्क इशू हो सकता है, बेटा अपना नेटवर्क ठीक कर लो। क्वालिटी, हाँ क्वालिटी ऑप्शन सारे जरा मैं भी एक बार चला कर देखता हूँ क्लास, क्या प्रॉब्लम आ रही है। सर्वर हमने चेंज किया है अभी, जस्ट वेट। जी, तो जैसे ही आपको नई एप्लीकेशन पे ले जाएगा ना, तो नई एप्लीकेशन पे ले जाने के बाद आपको सब कुछ ठीक मिलेगा वहाँ पर। देखो क्वालिटी तो दिक्कत हो सकती है, अपने नेटवर्क की वजह से भी क्वालिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोगों का नेटवर्क मोबाइल का कौन सा बैच बेटा आप लोगों का? रीजनिंग स्पेशल 25 25। अजय देखो अभी लैपटॉप पे तो नहीं, बट धीरे धीरे करके हम हर जगह पहुंचेंगे। ये वीओडी है, बैच है। अरे वीओडी नहीं है बेटा, लाइव क्लास चल रही है। वीओडी में कहाँ पहुंचे आप लोग? पासवर्ड और यूजर कैसे मालूम होगा? देखो बेटा आप जब प्रोफाइल पे क्लिक करोगे ना, अपनी प्रोफाइल पे, तो वहां आपको ईमेल आईडी और फोन नंबर पता चल जाएगा। और उसी ईमेल आईडी और फोन नंबर की जरूरत है आपको, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस उस ईमेल आईडी और फोन नंबर की जरूरत है, बाकी आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। उसी से काम हो जाएगा। भले आप पासवर्ड भूल गए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर याद है आप लोगों को तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, क्वालिटी का ऑप्शन मिलने लगा आप लोगों को लाइव क्लास में। क्वालिटी 144, 240, 360, 480, 720 कितने पर भी सेट कर सकते हैं। नहीं बेटा अभी नई एप्लीकेशन नहीं चली, अभी तो पुरानी एप्लीकेशन पे ही सर्वर टेस्ट हो रहा है, नई एप्लीकेशन का, ठीक है। अभी न्यू एप्लीकेशन पर तो आपको पहुंचाया जाएगा, बस सब टेस्टिंग चलती रहती है। तो बेटा 720 क्वालिटी भी एकदम बेस्ट क्वालिटी आ रही है, बेस्ट पिक्चर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है क्लास चलने में। अगर आप 720 करते हैं तो बेस्ट है। इवन 480 पर भी देखने लायक क्वालिटी है। और लाइव क्लास में आपको स्पीडोमीटर भी है। वाह, लाइव क्लास में स्पीडोमीटर कैसे हो सकता है? अगर आपने लेट क्लास ज्वाइन किया है तो आप स्पीडोमीटर के साथ हमारे बराबर आ सकते हैं, अगर आपने लेट क्लास ज्वाइन किया है। चलो, और क्या क्या ऑप्शन आपको देखने को मिले यहाँ पे? वीडियो क्वालिटी, स्पीडोमीटर, बस है ना, यही तो दो ऑप्शन चाहिए था आपको। चलिए धीरे धीरे करके सारे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। एक डाउनलोडिंग का जो ऑप्शन है, डाउनलोडिंग का ऑप्शन को तो जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन में ट्रांसफर होगा ना, आपको तुरंत वहाँ पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो क्लास अल्टीमेट चल रही है, क्लास में कोई इशू नहीं है, सारी चीजें एकदम फर्स्ट क्लास है, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, तो हमने डायरेक्शन टॉपिक स्टार्ट किया था। अगर हम डायरेक्शन टॉपिक की बात करें तो उसमें हमने टाइप 1 के क्वेश्चन भी कर लिए, हमने टाइप 2 भी कर लिया, हमने टाइप 3 भी कर लिया, और हमने टाइप 4 भी कर लिया, और इवन टाइप 5 भी कर लिया। जो टाइप 5 था ना, वो था रिलेटेड टू डायरेक्शन चेंज। उस पर्टिकुलर टाइप में डायरेक्शंस को बदल दिया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप 6 पर। टाइप 6 अब बेटा छोटी छोटी टाइप बची है, छोटी छोटी सी टाइप बची है, घबराने की जरूरत नहीं है। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। भले लेट क्लास शुरू हुई, बट आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी सी टाइप्स बची हैं, ज्यादा बड़ी बड़ी टाइप्स नहीं है, बहुत छोटी टाइप है। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, लिखा क्या है। हाँ जी, न्यू एप्लीकेशन नहीं आई बेटा, अभी न्यू एप्लीकेशन का सर्वर हमने पुरानी एप्लीकेशन में दिया है, ठीक है। नई एप्लीकेशन तो जब आएगी, जब पुरानी एप्लीकेशन हट जाएगी मोबाइल से, तो बहुत ही जल्द आएगी। अभी टेस्टिंग चल रही है, ऑनगोइंग है, बहुत जल्द सारी चीजें आपके सामने होंगी, ठीक है। हाँ जी बेटा, आप 720 की जगह अगर आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा क्वालिटी कम सेट कर लो, ताकि आपकी क्लास एकदम स्मूथ चले, ठीक है। देखो भाई, देखो अभी मैंने इतनी देर से समझाया, लाइव क्लास में भी आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन देखने को मिला है। वो रीजन ये है, जैसे मान लो मेरी क्लास शुरू हुई 9:30 और किसी बच्चे ने 10 बजे आके क्लास ज्वाइन की, तो उसकी आधे घंटे की क्लास छूट गई, तो वो चाहता है तो वो स्टार्टिंग से मुझे पढ़ सकता है विद स्पीडोमीटर, और जल्दी से स्पीडोमीटर लगाकर मेरे साथ वो लाइव पहुंच सकता है। जैसे ही वो लाइव पहुंचेगा, फिर स्पीडोमीटर काम नहीं करेगा, ठीक है। ये है उस लाइव क्लास में स्पीडोमीटर का कंसेप्ट, समझे। हाँ जी, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो ये क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे। देखो भाई साहब कर रहे थे योगा, भाई साहब योगा कर रहे थे, तब उसका सर नीचे था और पैर ऊपर थे। सर नीचे पैर ऊपर, यदि उस समय उसका मुख पश्चिम दिशा में हो, तब उसका बायां हाथ किधर होगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो एक्जैक्टली जब मैंने चैप्टर शुरू किया था, तो मैंने आपको राइट और लेफ्ट हैंड की कंसेप्ट समझाया था। जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो बेटा मैंने आप लोगों को राइट और लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट समझाया था। क्या कंसेप्ट है, जरा हम सोचने की कोशिश करें। सर जो भी राइट हैंड होता है ना हमारा, वो हमारे फेस से 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है। ये जो हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज लेते हैं ना राइट हैंड, वो हमारे फेस से ही होता है। और जो लेफ्ट हैंड होता है, वो हमेशा होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना। यहीं से तो हमने अपना चैप्टर शुरू किया था डायरेक्शन। लेकिन ये दोनों कंसेप्ट तब अप्लाई होते हैं, ये दोनों कंसेप्ट तब यूज किए जाते हैं जब व्यक्ति सीधा खड़ा हो, जब व्यक्ति सीधा खड़ा हो। लेकिन अगर व्यक्ति उल्टा है, यानी कि उसका सर नीचे है और पैर ऊपर है, तो वहां पे ये कंसेप्ट फेल हो जाता है, वहां पे ये कंसेप्ट काम नहीं करता। अब आप पूछोगे कि सर जब व्यक्ति उल्टा होता है, जब उसका सर नीचे और पैर ऊपर होता है, तो ये कंसेप्ट काम क्यों नहीं करता, तब ये कंसेप्ट फेल क्यों हो जाता है? देखो इसके पीछे रीजन ये है, अगर मैं व्यक्ति को उल्टा करूं और व्यक्ति जब उल्टा होता है, जैसे मैं सीधा खड़ा हूं, जब मैं सीधा खड़ा हूं तो मेरा फेस कहां पर है बेटा? मेरा फेस सामने है, ठीक है। और जब मैं उल्टा हो जाऊंगा तो मेरा फेस कहां चला जाएगा? सर मेरा फेस चला जाएगा पीछे। अभी सीधा खड़ा होने पर अगर मैं सामने देख रहा हूं, तो जैसे ही मैं उल्टा होऊंगा, जैसे ही मैं सर के बल खड़ा होऊंगा, तो मैं कहां देखने लगूंगा? मैं पीछे देखने लगूंगा, ठीक है। मेरा फेस पलट गया। लेकिन इस समय मेरी हाथों की सिचुएशन नहीं बदलेगी। जो सीधे खड़े होने पर मेरी हैंड की पोजीशन है ना, जब मैं उल्टा होऊंगा तब भी मेरी हैंड की पोजीशन यही रहेगी। इस कारण से ये कंसेप्ट फेल हो जाता है। अगर बेटा उल्टा होने पर फेस के साथ साथ हाथों की डायरेक्शन भी बदलती, अगर दोनों बदलते एक साथ, तो फिर हमारा कंसेप्ट यही रहता सेम। पर दिक्कत ये है, उल्टा होने पर फेस घूम गया। जैसे ये समझ लो मैं सीधा खड़ा हूं, मेरा फेस सामने है, मान लो मेरा फेस अभी नॉर्थ में है। अगर किसी पर्सन का फेस नॉर्थ में है, तो राइट हैंड किधर होता है? सर राइट हैंड ईस्ट में होता है। उल्टा होने का कंसेप्ट है कि फेस को पीछे घुमा लो, यानी कि फेस
कहाँ हो गया? साउथ में। लेकिन फेस साउथ में, लेकिन फिर भी राइट हैंड कहाँ है? राइट हैंड तो वही है ना जहाँ पहले था, ईस्ट में। तो इसका मतलब ये है जब भी कोई व्यक्ति उल्टा होगा, जब भी कोई पर्सन उल्टा होगा तो सिर्फ और सिर्फ उसके फेस की डायरेक्शन बदलती है, ना कि हाथों की पोजीशन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक पर्सन है, इसको योगा कराते हैं, ये इसका फेस है, ये इसके हाथ है, ये इसका लेफ्ट हैंड है और ये इसका राइट हैंड है, ठीक है। जब ये पर्सन योगा करेगा ना तो योगा कुछ ऐसे करेगा, ये लाइक दिस, इस तरह से योगा करेगा। ये सीधा खड़ा है, अब ये हो गया बेटा उल्टा। और जैसे ये पर्सन उल्टा हुआ, जो सीधे खड़े होने पर व्यक्ति आगे देख रहा है, उल्टे खड़े होने पर ये पीछे देखेगा, पीछे। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या है? एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर था, यदि उसका मुंह पश्चिम दिशा में हो। देखो व्यक्ति योगा कर रहा है इस तरीके से, और ये क्या कह रहा है कि उसका मुंह पश्चिम दिशा में है। ये जो उसका फेस है ना, ये वेस्ट डायरेक्शन में है, फेस का है बेटा वेस्ट डायरेक्शन में। तो हमसे पूछा है तो उसका बायां हाथ किधर होगा? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हम क्या करेंगे, इस व्यक्ति को ना सीधा खड़ा कर देंगे, और जैसे इस व्यक्ति को सीधा खड़ा करेंगे तो उल्टा होने पर जो फेस वेस्ट में था, सीधा होते ही फेस कहाँ पहुंचेगा? ईस्ट में। और जब बेटा फेस ईस्ट में है किसी पर्सन का, तो किसी पर्सन का लेफ्ट हैंड कहाँ होगा? और फेस ईस्ट में होने पर लेफ्ट हैंड होता है, देखो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट हैंड का होता है फेस ईस्ट में होने पर, सर फेस ईस्ट में होने पर लेफ्ट हैंड होता है नॉर्थ में। तो ये जो लेफ्ट हैंड है ये नॉर्थ में ही रहेगा, चाहे व्यक्ति सीधा खड़ा हो चाहे व्यक्ति उल्टा खड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट हैंड उसका नॉर्थ में ही फिक्स होगा, ठीक है। तो अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पेपर में हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मेरे भाई, एग्जाम में अगर मान लो आपका पर्सन उल्टा है, अगर आपका व्यक्ति उल्टा है, ठीक है, सीधा खड़ा है व्यक्ति, तो बेटा फेस से जो लेफ्ट हैंड होता है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है अगर व्यक्ति सीधा खड़ा है। लेकिन अगर आपका व्यक्ति उल्टा खड़ा है तो आपको क्या करना है? बस दिए गए फेस की डायरेक्शन को पलटना है। जैसे फेस वेस्ट में दे रखा है, इसको उल्टा कर दो, वेस्ट का उल्टा क्या होगा? ईस्ट। अब आप बेटा जो लेफ्ट निकालोगे ना वो वेस्ट का नहीं ईस्ट का निकालो, और ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? ईस्ट का लेफ्ट होता है नॉर्थ। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर नॉर्थ आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, व्यक्ति सीधा खड़ा है तो फेस ईस्ट में है, व्यक्ति उल्टा खड़ा है तो फेस वेस्ट में है, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में जो लेफ्ट हैंड होगा बेटा वो नॉर्थ में होगा, दोनों ही सिचुएशन में जो लेफ्ट हैंड होगा वो नॉर्थ में होगा, दोनों ही सिचुएशन में जो लेफ्ट हैंड होगा वो नॉर्थ में होगा, दोनों ही सिचुएशन में जो लेफ्ट हैंड होगा वो नॉर्थ में होगा। अब मेरे भाई सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो किसी व्यक्ति का फेस साउथ में है, फेस साउथ में कब है? जब व्यक्ति उल्टा खड़ा है, जब उसका सर नीचे और पैर ऊपर है, तो उस समय उसका राइट हैंड कहाँ होगा? उस समय उसका राइट हैंड कहाँ होगा? ये सारे क्वेश्चन वो है जिसमें व्यक्ति उल्टा है, जिसमें व्यक्ति उल्टा है, ये सारे क्वेश्चन ये वाले हैं बेटा, ये वाले इसमें व्यक्ति उल्टा खड़ा है। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सब कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, दिए गए फेस की डायरेक्शन को पलट दो। साउथ का उल्टा क्या होता है? सर साउथ का उल्टा होता है नॉर्थ। साउथ का उल्टा क्या होता है? साउथ का उल्टा होता है नॉर्थ। अगर किसी पर्सन का फेस नॉर्थ में है बेटा तो उसका राइट हैंड किधर होगा? सर राइट हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज ईस्ट। इसका मतलब ये है कि यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन क्लियर हुए। पर्सन उल्टा है तो फेस साउथ में है, पर्सन सीधा खड़ा है तो फेस नॉर्थ में है, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में जो राइट हैंड है हमारा वो ईस्ट में रहेगा, दोनों ही सिचुएशन में राइट हैंड हमारा ईस्ट में रहेगा, दोनों ही सिचुएशन में। अगर पर्सन उल्टा था तो उस समय उसका फेस साउथ ईस्ट में था, मतलब जब व्यक्ति उल्टा था ना तो उसका फेस जो था वो साउथ ईस्ट में। तो बताओ उस समय उसका लेफ्ट हैंड कहाँ पर है? उस समय उसका बायां हाथ कहाँ पर है? उस समय उसका बायां हाथ कहाँ पर है? ये बताओ, उस समय उसका बायां हाथ कहाँ पर है? अगर व्यक्ति उल्टा था, है ना, अगर व्यक्ति उल्टा था तो फेस साउथ ईस्ट में था, तो उस समय उसका बायां हाथ कहाँ पर है? तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही छोटा सा काम करना है, बड़ा नन्हा सा मुन्ना सा, कि जो भी फेस की डायरेक्शन हमें दे रखी है उसको पलट दो। बेटा साउथ ईस्ट का उल्टा क्या होता है? सर साउथ का उल्टा नॉर्थ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, साउथ ईस्ट का उल्टा नॉर्थ वेस्ट। तो आप नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट लो, और लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ वेस्ट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ वेस्ट। ठीक है मेरे भाई, एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्वेश्चन क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं पर्सन उल्टा है तो फेस कहाँ है? साउथ ईस्ट में। पर्सन सीधा खड़ा है तो फेस कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में। पर्सन चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, दोनों ही सिचुएशन में लेफ्ट हैंड हमारा साउथ वेस्ट में रहेगा, क्योंकि हाथों की पोजीशन बेटा उल्टा होने पर पलटती नहीं है। हाथ तो जहाँ सीधे खड़े होने पर है, उल्टे होने पर भी हाथ वहीं रहते हैं, सिर्फ फेस की डायरेक्शन बदलती है हमारे, सिर्फ फेस की डायरेक्शन। लेकिन आंसर हम तभी दे पाते हैं जब पर्सन को हम सीधा खड़ा कर लेते हैं, तभी ये कंसेप्ट अप्लाई होता है राइट और लेफ्ट हैंड का। ठीक है, अगर व्यक्ति योगा करते समय, यानी कि जब व्यक्ति का सर नीचे और पैर ऊपर था, उस समय उसका जो फेस था बेटा वो साउथ वेस्ट में था, तो इसी समय उसका राइट हैंड कहाँ पर है? उल्टा होने पर इसी समय उसका राइट हैंड कहाँ पर है? जब व्यक्ति उल्टा खड़ा था तो उसका फेस साउथ वेस्ट में था, तो इसी समय उसका दायां हाथ कहाँ पर है? ये बताओ। हाँ जी, इसी समय उसका दायां हाथ कहाँ पर है? जल्दी से बताओ। तो क्या करना है बेटा? दिए गए फेस की डायरेक्शन को पलट दो, साउथ वेस्ट का उल्टा नॉर्थ ईस्ट। अब ये बताओ अगर किसी व्यक्ति का फेस नॉर्थ ईस्ट में है तो उसका राइट हैंड कहाँ होगा? सर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ ईस्ट। अब आप समझिए, तो बेटा जिन क्वेश्चन में व्यक्ति उल्टे खड़े होते हैं और जो फेस हमें दिया होता है, हम क्या करेंगे? उस फेस को पलट देंगे, ठीक है, तब उसके हाथों की पोजीशन हम निकाल पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, बेटा मैक्सिमम से मैक्सिमम देखो एक चीज है, आपका सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट नहीं है सिलेक्शन लेने के लिए, आप लोगों को रीजनिंग, ठीक है मेरे भाई, मैथ्स, जीएस, और जिस एग्जाम में इंग्लिश आती है तो इंग्लिश, ठीक है, और जिसमें हिंदी आती है तो हिंदी। ये मान लो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मैं कुछ टिप्स आपको देना चाह रहा हूँ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो सबसे पहले तो अपने मन से ये निकालो कि हम कोई भी 1, 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ के सिलेक्शन पा लेंगे। ये धारणा अपने मन से दूर फेंको, क्योंकि बेटा ये वो जमाना नहीं है, आज का टाइम इतना हाईली कॉम्पिटिटिव है कि आप किसी भी 1, 2 या 3 सब्जेक्ट को पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले सकते। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं आपको हर सब्जेक्ट की बेहतर तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब अगर ये मैटर नहीं करता कि सर ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैं इस पे ज्यादा समय दूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, तो यहाँ तो और उल्टा हो रहा है, जो बोरिंग सब्जेक्ट है उस पर और ज्यादा फोकस करना पड़ता है हमें, और ज्यादा मेहनत, मतलब इक्वल मेहनत हमें हर सब्जेक्ट पे करनी पड़ेगी, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जीएस हो, इंग्लिश हो या हिंदी अगर आती है तो हिंदी भी, है ना। क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा बेटा जब हम हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे इक्वल फोकस रखेंगे, इक्वल फोकस। अपना फोकस बिल्कुल भी डाइवर्ट मत करो, रीजनिंग तो रीजनिंग पढ़ते रहेगा, मैथ्स तो
तो मैथ्स ही पढ़ते रहेंगे, इंग्लिश तो इंग्लिश ही पढ़ते रहेंगे, ऐसे सिलेक्शन कभी नहीं होगा, पहली बात, ठीक है। सेकंड थिंग, दूसरी बात यह है कि जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेटा आप सरकारी नौकर बनना चाहते हो, आपको सिलेक्शन लेना है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी, है ना, किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करने की मत सोचो, डॉक्टरेट डिग्री लेने की मत सोचो किसी भी सब्जेक्ट में, है ना, कि अब तो हमारा रीजनिंग में इंटरेस्ट आ गया, अब तो सर हम रीजनिंग के बनेंगे, सर क्या मास्टर बनेंगे, सर रीजनिंग, अब तो हम रीजनिंग में पीएचडी कर लेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर हम पीएचडी करने पर आ गए तो बताइए कितना सिलेबस है, ये इतना सिलेबस है कि पूरी जिंदगी में खत्म नहीं होगा, जीएस पूरी जिंदगी में खत्म हो जाएगा नहीं ना। तो हमें सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन लेने के लिए सिलेबस हमें पता होना चाहिए और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना ये पता होना चाहिए, और किस टॉपिक की कितनी प्रैक्टिस करनी है और कितनी प्रैक्टिस नहीं करनी है ये भी पता होना चाहिए। अक्सर क्या होता है, मैंने कोई चैप्टर पढ़ाया, रीजनिंग में बच्चे का इंटरेस्ट आ गया और वो उस चैप्टर के 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेगा, जबकि उस क्वेश्चन की एक भी सिंगल प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं थी उस चैप्टर से। और मैं साथ ही साथ बोलता हूं बेटा, मैं 70% रीजनिंग प्रैक्टिस आपकी लाइव क्लासेस में करा देता हूं। आपको कुछ ही चैप्टर है जिनकी अलग से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास इतना एक्स्ट्रा टाइम है तो बेटा बाकी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करो जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, टाइम को यूटिलाइज करो, इंटरेस्ट है ना, ऐसा नहीं कि बस प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो कुछ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, हर सब्जेक्ट में ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो अगर एक बार हम लाइव क्लास में पढ़ ले तो ही काफी है हमारे लिए। दोबारा से उन पे एक्स्ट्रा एफर्ट मत लगाया करो कि घर पे क्यों हम इसलिए एफर्ट लगा रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग था सर, बहुत सिंपल था। मैंने भाई कहा इंटरेस्टिंग को और प्रैक्टिस करने से सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फोकस रखा करो कहां हमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट और कहां हमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो 5 क्वेश्चन कराए कंसेप्ट खत्म हो गया, अब आप सोचते हो सर इसमें भी 50 क्वेश्चन कराए। अरे जिस टॉपिक में जिस कंसेप्ट में 50 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वहां हम 50 क्वेश्चन कराएंगे, जहां 5 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वहां 5 क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि हमें आपको सिलेक्शन दिलाना है, पीएचडी डिग्री नहीं दिलानी है, इस बात को समझो, ठीक है। तो कभी ये मत सोचा करो कि सर ने सर इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन करा दिए, इसमें इतने कराए, या इसमें इतने करा दिए, इसमें इतने कराए, तो ये सब फीलिंग्स अपने दिमाग से निकाल दो, इसलिए हम बैठे हैं तुम्हारे लिए। और हमें पता है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है ताकि आप सिलेक्शन ले जाओ, क्योंकि टाइम भी तो कम है आपके पास, 5 साल थोड़ी है, 5 वर्ष की योजना नहीं है ना, टाइम भी एक ही साल का है, 3-4 महीने का ही है, उसी में हमें पढ़ के सब कुछ पढ़ के सिलेक्शन भी लेना है। तो हमें पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन सब बातों का ध्यान रखो, ठीक है। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि किस टीचर ने किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन कराए, उस टीचर को बहुत अच्छे से पता है कि कितने क्वेश्चन ही कराने हैं, वो आपसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसे पता है कि एग्जाम में कितने ही क्वेश्चन कराने हैं क्लास में, ताकि एग्जाम में आप उसको क्लियर कर दो। तो ये फालतू की टेंशन आप लोग मत लिया करो, ये टेंशन हमारी है, ठीक है। हाँ जी, तो अब आगे समझ के ना बेटा किसी भी चीज को लेकर। चलिए साहब, तो ये था टाइप 6, और टाइप 6 में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब आप कहो कि नहीं सर टाइप 6 में 20 क्वेश्चन और कराओ, अरे मैं 20 के मैं तो 50 करा दूंगा, बट इट्स टोटली वेस्टिंग ऑफ टाइम, टाइम ही तो वेस्ट होगा, क्योंकि एक बार पता चल गया हो क्या रहा है बस खत्म, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसमें। टाइप 4 में थी तो टाइप 4 हमने 2 दिन पढ़ाया आपको। चलिए नेक्स्ट टाइप 7 जो है रिलेटेड टू शैडो, शैडो यानी कि परछाई, शैडो यानी कि परछाई। अब हमें परछाई वाले क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कभी-कभी शैडो का, परछाई का। अब आप देखोगे परछाई वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। पहले तो जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन है क्या, और उसके बाद ये जो शैडो वाले क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको ऐसी अप्रोच बताऊंगा कि आप 2 से 3 सेकंड में अपने क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, 2 से 3 सेकंड के अंदर, विदिन 2-3 सेकंड आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, 2 से 3 सेकंड के अंदर, ठीक है। 2 से 3 सेकंड के अंदर आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो, बस सिर्फ पढ़ लो क्वेश्चन एक्जेक्टली है क्या। देखो क्वेश्चन ये है, इन अ मॉर्निंग टू फ्रेंड्स कविता एंड रीता वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, एट दिस टाइम द शैडो ऑफ कविता फेल एक्जेक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीता, देन इन विच डायरेक्शन कविता वाज फेसिंग। एक सुबह की बात थी, 2 दोस्त हैं, कविता और रीता, घर से निकली, काम था नहीं उनके पास कुछ, और वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे पार्क में बैठ के। देखो शैडो वाले क्वेश्चंस में जब भी 2 व्यक्ति आपस में बातें करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टूड होगा कि वो व्यक्ति, चाहे वो दोनों महिलाएं हो चाहे दोनों पुरुष हो या एक महिला एक पुरुष हो, ठीक है, वो हमेशा एक दूसरे से फेस टू फेस ही बातें करेंगे, आमने सामने एक दूसरे को देखकर। कभी भी ऐसा नहीं होगा सर साथ में बैठकर गले में हाथ डालकर बातें हो रही है, नहीं, यहाँ पर गले में हाथ डालकर कंधे पे हाथ डालकर बातें नहीं होंगी। शैडो वाले क्वेश्चन में अगर 2 व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं तो वो हमेशा ये अंडरस्टूड होगा कि वो फेस टू फेस बातें कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोनों के जो फेस होंगे वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। जैसे है ना, जैसे हम लोग एक दूसरे के विपरीत हैं, अगर मेरा फेस नॉर्थ में है तो आप लोगों का फेस कहाँ होगा, साउथ में होगा, ठीक है। अगर मेरा फेस नॉर्थ में है तो आप लोग मुझे सामने से देख रहे हैं, आपका फेस साउथ में होगा, पहली बात। दूसरी बात, जब भी शैडो वाला क्वेश्चन आएगा तो बेटा या तो वो मॉर्निंग का क्वेश्चन होगा या इवनिंग का, या तो हम सुबह की बात करते हैं या फिर शाम की। ये मत कहना कि सर हम तो दोपहर में भी बातें करते हैं, तो यहाँ पर दोपहर आफ्टरनून का कोई केस नहीं है। मॉर्निंग का भी मतलब यही है, मॉर्निंग का भी मतलब यही है बेटा, जस्ट आफ्टर सनराइज। इवनिंग का मतलब है जस्ट बिफोर सनसेट। मॉर्निंग का मतलब जस्ट आफ्टर सनराइज, मतलब ठीक सूर्य उदय होने के बाद, और शाम का मतलब इवनिंग का मतलब जस्ट बिफोर सनसेट, ठीक सूर्य अस्त होने से पहले। तो मॉर्निंग का मतलब ये होता है कि जो हमारा सन होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है, पूर्व दिशा में, और इवनिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारा सन होता है वो वेस्ट डायरेक्शन में होता है, पश्चिम दिशा में, ठीक है मेरे भाई। अगर मॉर्निंग वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब सन ईस्ट में है, इवनिंग वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब सन वेस्ट में है, बात समझ आ गई। आफ्टरनून का कोई भी केस यहाँ पे नहीं होगा, ये चीज समझे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैसी ट्रिक, जिससे आप इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते सॉल्व कर दोगे, चुटकी बजाते। देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, शैडो या तो लेफ्ट या राइट हैंड पर बनती है, या शैडो आगे या पीछे बनती है, ठीक है। अगर शैडो लेफ्ट या राइट हैंड पर बने तो बेटा, अगर लेफ्ट पर बनी है तो बेटा आप सन का लेफ्ट ले लो, और अगर राइट हैंड पर बनी है तो आप सन का राइट ले लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना। जो सन है ना, सन इसी का लेफ्ट और राइट लेना है, बट जहां शैडो बने, जैसे शैडो अगर लेफ्ट पर बनी है तो सन का लेफ्ट लो, शैडो अगर राइट हैंड पर बनी है तो सन का राइट लो, बस सन का लेफ्ट और राइट होगा, सन का लेफ्ट या राइट लेना है बस शैडो वाले क्वेश्चंस में, और कुछ नहीं करना। जैसे अब आप कहोगे सर सन तो है नहीं, अभी है तो सही मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब सन है ईस्ट डायरेक्शन में, यही तो सन है हमारा, यही तो सूर्य है, तो ईस्ट हो गया सन, ठीक है। अब शैडो कहां बनी है, शैडो बनी है लेफ्ट पे, तो बेटा सन का लेफ्ट लो। ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, अबे ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सर ईस्ट का लेफ्ट होता है नॉर्थ, तो बस फेस नॉर्थ में है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि सर किसका फेस नॉर्थ में है, क्योंकि सर यहाँ पे तो 2 लोग हैं, एक तो कविता और एक रीता। तो मेरे दोस्त ये जो लेफ्ट हैंड जिस व्यक्ति का है ना उसी का फेस नॉर्थ में है, ईस्ट का लेफ्ट होगा नॉर्थ, तो
फेस नॉर्थ में उसी का है जिसका ये लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड किसका है? रीता का। तो बेटा रीता का फेस नॉर्थ में है, रीता का फेस नॉर्थ में है। अब क्वेश्चन में किसका फेस पूछा है? क्वेश्चन में कविता का फेस पूछा है। अब हम क्या करें? तो हमें पता है दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अगर रीता का फेस नॉर्थ में है तो कविता का फेस कहां होगा? साउथ में होगा। कविता का फेस कहां होगा? साउथ में। और 2 से 3 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। सन का लेफ्ट और राइट लेना बेटा, तो ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ। नॉर्थ में फेस किसका है? रीता का। तो कविता का फेस साउथ में। खत्म। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बेटा, इतना सा काम करना था आपको बस। ठीक है, समझ गए बेटा? सूर्य का दायां और बायां लो। एक सुबह, सुबह सूर्य कहाँ है? सर सुबह सूर्य पूर्व दिशा में है। सुबह सूर्य पूर्व दिशा में है। सुबह सूर्य पूर्व दिशा में है। तो सूर्य का दायां और बायां लो, सूर्य का दायां और बायां लो। तो बेटा परछाई कहाँ बनी है? बाईं ओर। तो पूरब का बायां किधर होगा? सर पूरब का बायां होगा उत्तर। तो उत्तर दिशा में उसी का फेस होगा जिसका ये बायां हाथ है। ये बायां हाथ किसका है? रीता का, क्योंकि रीता के ठीक बाईं ओर है। तो रीता का मुख उत्तर दिशा में है। तो कविता का मुख किधर होगा? कविता का मुख होगा उत्तर के विपरीत दक्षिण, उत्तर के विपरीत दक्षिण। बेटा सूर्य का दायां और बायां लेना है। अब क्वेश्चन में बेटा 2 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। परछाई वाले क्वेश्चन में 2 3 4 5 लोग नहीं होंगे। ठीक है, 2 ही लोग आपस में बातें करते हैं यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, सिर्फ 2 ही लोग आपस में बातें करते हैं। जो कंसेप्ट, जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगते हैं अपना क्वेश्चन बनाने में। सूर्य का दायां और बायां लेना बस, और कुछ नहीं करना बेटा। आपको क्या करना है? सूर्य का दायां और बायां, सन का लेफ्ट राइट ले लो बस। शैडो बेटा फेस के आगे और पीछे बने उसका कंसेप्ट भी मैं समझाऊंगा। पहले लेफ्ट राइट का तो कंसेप्ट समझ लो। जब लेफ्ट राइट पे बनती है शैडो तब क्या करेंगे? आगे पीछे का भी कंसेप्ट हम समझेंगे। वेट फॉर अ व्हाइल। देखो इन अ मॉर्निंग, इनका मतलब सन किस डायरेक्शन में है? सन ईस्ट डायरेक्शन में है। अब हमें ईस्ट का लेफ्ट लेना है राइट? देखो राइट लेना, राइट। यहाँ पे राइट हैंड पर बनी है शैडो। ये बताओ ईस्ट का राइट क्या होता है? ईस्ट का राइट क्या होता है? राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो सर ईस्ट का राइट होता है साउथ। अब ये साउथ में फेस किसका आएगा? जिसका ये राइट हैंड है। राइट हैंड किसका है? राइट ऑफ मोहित। मोहित का राइट हैंड है। तो मोहित का जो फेस है वो कहाँ है? ईस्ट के राइट पर। ईस्ट का राइट यानी कि ईस्ट का राइट। अरे भाई ईस्ट का राइट क्या होगा? ईस्ट का राइट होगा साउथ। तो ये साउथ में किसका फेस है? जिसका ये हाथ था। मोहित का फेस साउथ में है। पूछा किसका है? सुमित। तो सुमित का फेस कहाँ होगा? साउथ के जस्ट अपोजिट, नॉर्थ। देखो सुबह, सुबह का मतलब पूर्व दिशा, सुबह का मतलब पूरब दिशा। तो पूरब का क्या लेना है? पूरब का दायां, पूरब का दायां दक्षिण। तो दक्षिण में किसका फेस है? मोहित का। तो सुमित का फेस मोहित के विपरीत, दक्षिण के विपरीत क्या होगा? दक्षिण के विपरीत होगा उत्तर। ठीक है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है इसके अलावा। चलो नेक्स्ट, इन मॉर्निंग। देखो फिर से सुबह का केस आ गया। सुबह का मतलब ईस्ट, ईस्ट। अब ईस्ट का क्या लेना है? टू हिज राइट। बेटा राइट हैंड पे शैडो बनी है। अबे 2 से ज्यादा लोग इंट्रोड्यूस नहीं होंगे शैडो वाले क्वेश्चन में। ठीक है, 2 ही लोग इंट्रोड्यूस होंगे। अगर 2 से ज्यादा लोग आएंगे भी तो हम उसी का फेस बता पाएंगे जिसके हाथ होंगे। बस जिसके हाथ होंगे हम उसी का फेस बता पाएंगे, जिसके हाथ होंगे हम उसी का फेस बता पाएंगे। देखो बेटा जहां सन है, सन का लेफ्ट और राइट लो और कुछ मत करो। यहाँ पर सुबह की बात हो रही है। सुबह, सुबह का मतलब सन ईस्ट डायरेक्शन में है। तो हमें ईस्ट का लेना है राइट, क्योंकि राइट हैंड पे शैडो। अगर लेफ्ट हैंड पे शैडो होती तो हम लेते ईस्ट का लेफ्ट। राइट हैंड पर शैडो है तो हम ईस्ट का लेंगे राइट। समझो इस बात को। ठीक है, राइट पे शैडो तो राइट लो, लेफ्ट पे शैडो तो लेफ्ट लो। लेकिन किसका लो? जहां सन है। सन कहाँ है? ईस्ट में। तो ईस्ट का राइट क्या होता है? सर ईस्ट का राइट होता है साउथ। ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। लेकिन अब ये जो साउथ आंसर आया है हमारा, जो साउथ आया है वो फेस आया फेस, ये उसी का फेस है साउथ में जिसका ये राइट हैंड है। अब राइट हैंड किसका है? हिज का। टू हिज राइट, हिज। और हिज वर्ड किसके लिए यूज हुआ? अमित के लिए। अमित, हेड ऑफ अमित फेल एक्जेक्टली टू हिज राइट। हिज वर्ड यूज हुआ है अमित के लिए। ये अमित का राइट हैंड है। तो यानी कि जो ईस्ट का राइट साउथ निकला फेस हमारा, वो किसका फेस निकला? अमित का फेस निकला। पूछा किसका फेस है? अमित का ही फेस पूछा है। पूछा किसका फेस है? अमित का ही फेस पूछा है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या दिक्कत थी? इसका फेस पूछा है अमित का। थैंक यू सो मच। चलो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब देखो वन इवनिंग, इवनिंग का मतलब क्या है कि जो सन है वो हमारा वेस्ट डायरेक्शन में है। अब बेटा वेस्ट का लेफ्ट राइट निकलेगा। अब किसका लेफ्ट राइट निकलेगा? अब वेस्ट का लेफ्ट राइट निकलेगा। अब वेस्ट का लेफ्ट राइट निकलेगा। ठीक है मेरे भाई, अब वेस्ट का लेफ्ट राइट निकालो। अब वेस्ट का लेफ्ट राइट निकालो। देखो राइट है, राइट शैडो कहाँ बनी है? राइट हैंड पे बनी है। तो वेस्ट का क्या निकलेगा? वेस्ट का राइट निकलेगा। वेस्ट का राइट निकलेगा मेरे भाई। और ये बताओ वेस्ट का राइट क्या होता है? वेस्ट का राइट क्या होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो वेस्ट का राइट क्या होता है? सर वेस्ट का राइट नॉर्थ होता है, यानी कि फेस नॉर्थ में है। इसका फेस नॉर्थ में है जिसका ये राइट हैंड है। राइट हैंड किसका है? रोहन का। रोहन का फेस नॉर्थ में है। वेस्ट का राइट नॉर्थ, रोहन का फेस नॉर्थ में है। पूछा किसका फेस है? रोहन का ही फेस पूछा है। पूछा किसका फेस है? रोहन का ही फेस पूछा है। रोहन का फेस नॉर्थ में रहेगा। बहुत अच्छी बात है कि इस बार 99% स्टूडेंट ने सही आंसर दिया। कुछ बच्चे कह रहे हैं पिछला क्वेश्चन हमने गलत करा दिया। चलो देखते हैं पिछले क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हो गई हमसे। वेस्ट का राइट नॉर्थ, नॉर्थ में फेस रोहन, रोहन का फेस नॉर्थ। पिछले क्वेश्चन में हमसे क्या गलती हो गई? देखो ईस्ट, ईस्ट का राइट क्या होगा? ईस्ट का राइट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बेटा ईस्ट का राइट होगा साउथ, यानी कि फेस साउथ में है। किसका फेस साउथ में है? जिसका, जिसके हाथ है। हाथ किसके हैं? हिज। हाथ किसके हैं? ये हिज। हिज वर्ड किसका यूज हुआ? अमित के लिए। अमित, द शैडो ऑफ अमित फेल एक्जेक्टली टू हिज राइट। अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर है, यानी कि अमित की परछाई अमित के ही दाईं ओर है। तो ये जो दायां हाथ है बेटा वो अमित का है। इसका मतलब हमें अमित का ही फेस पता चलेगा। ईस्ट का राइट, ईस्ट का राइट क्या होगा? साउथ। ईस्ट का राइट साउथ, तो अमित का फेस साउथ में है। किसका फेस पूछा है? अमित का ही फेस पूछा है। तो अमित का फेस कहाँ है? साउथ में ही तो था। इस बच्चे ने कहा था कि ये क्वेश्चन गलत करा दिया। बेटा तुम मुर्गा बनोगे अपने कहने से, मैं बनाऊं तुम्हें पकड़ के मुर्गा? हाँ तो भाई अभी टाइम नहीं दिया होगा, 2 3 4 बजे ऐसा कुछ भी नहीं दिया होगा। या तो हम मॉर्निंग की बात करेंगे या इवनिंग की। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वन इवनिंग, इवनिंग का कैसा है? इवनिंग, इवनिंग का मतलब सन कहाँ पर है? वेस्ट डायरेक्शन में है। शैडो कहाँ पे बनी है? राइट में। बेटा वेस्ट का राइट लेना है। सिर्फ क्या लेना है? वेस्ट का राइट। बात खत्म। वेस्ट का राइट,
है, हमें वेस्ट का राइट लेना है, हमें लेना है वेस्ट का राइट। और मुझे एक बात बताओ, वेस्ट का राइट क्या होगा? सर वेस्ट का राइट होता है नॉर्थ, वेस्ट का राइट होता है नॉर्थ, वेस्ट का राइट क्या होता है? वेस्ट का राइट होता है नॉर्थ। तो यानी कि फेस नॉर्थ में है। किसका फेस नॉर्थ में है? जिसका हाथ है। हाथ किसका है? हिज। और बेटा हिज वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? द शैडो ऑफ द पोल फेल एक्जेक्टली टू हिज राइट। यहाँ पर बेटा पोल का तो दायां हाथ है नहीं, ये जो दायां हाथ है ये गोपाल का दायां हाथ है, ये जो दायां हाथ है ये गोपाल का दायां हाथ है। ठीक है मेरे भाई, तो गोपाल का दायां हाथ है, तो जो वेस्ट का राइट नॉर्थ है ना, ये फेस नॉर्थ में किसका है? गोपाल का ही है, क्योंकि दायां हाथ भी तो गोपाल का ही था भैया। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ नहीं करना बेटा, बस हमें सन का राइट और लेफ्ट लेना है। एडो लेफ्ट पे है तो सन का लेफ्ट लो, एडो राइट पे है तो सन का राइट लो, बस खत्म कहानी। और सन किस डायरेक्शन में है? सन या तो ईस्ट में होगा या वेस्ट में। मॉर्निंग है तो सन ईस्ट में होगा, इवनिंग है तो सन वेस्ट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट फटाफट से जल्दी से। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, मॉर्निंग का मतलब क्या है? ईस्ट। अब हमें ईस्ट का राइट लेफ्ट लेना है। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत यह है कि इस क्वेश्चन में ना तो शैडो राइट हैंड पे है ना लेफ्ट हैंड पे, शैडो पीछे बनी है। शैडो कहाँ बनी है? शैडो पीछे बनी है, बैक साइड। ना तो शैडो आगे बनी ना पीछे बनी। तो शैडो आगे और पीछे नहीं बनी है तो हम सन का लेफ्ट राइट तो ले नहीं सकते। लेफ्ट राइट तो तब लेते हैं ना सन का जब शैडो लेफ्ट राइट पे बनती, लेकिन अब तो शैडो बनी है पीछे। अब हम क्या करें? अब शैडो अगर पीछे बनी है तो हम क्या करें? हाँ जी, तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, शैडो किसके पीछे बनी है? शैडो सुमित के पीछे बनी है, सुमित के। मैं मान लो सुमित हूँ, मैं मान लो सुमित हूँ, तो मेरे पीछे शैडो कब बनेगी? जब सन कहाँ होगा? सोच कर देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। मैं सुमित हूँ और मेरी शैडो मेरे पीछे कब बनेगी? जब सन मेरे सामने हो। अच्छा, मेरी शैडो मेरे आगे कब बनेगी? मेरी शैडो मेरे आगे तब बनेगी जब सन मेरे पीछे होगा। ठीक है, तो मैं सुमित हूँ, मेरी शैडो मेरे पीछे बनी है, तो इसका मतलब सन मेरे सामने है। और सन कहाँ है? सन ईस्ट में है। इसका मतलब सुमित का फेस कहाँ है? सुमित का फेस भी ईस्ट में है, सुमित का फेस भी ईस्ट में है। तो जब शैडो पीछे बनती है तो जो हमारा फेस होता है वो सन की डायरेक्शन में होता है। सिंपल सी बात है भाई, पीछे शैडो तब भी बन सकती है जब सन मेरे सामने हो, और सन खुद ईस्ट में है तो मेरा फेस भी तो ईस्ट में ही है। मैं सन को ही तो देख रहा हूँ, तभी तो मेरी परछाई मेरे पीछे बन रही है। तो इसमें तो कुछ कोई ट्रिक नहीं है, इसमें तो कोई मतलब कोई ट्रिक नहीं है, बस बेसिक सा कंसेप्ट है। बहुत ही जनरल कॉमन सेंस यूज हुआ इस क्वेश्चन, यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं थी। ठीक है मेरे भाई, अबे मेरे भाई परछाई मेरे पीछे कब बनेगी? जब लाइट कहाँ से आए? सर लाइट सामने से आए, तो परछाई सुमित के पीछे बन रही है, इसका मतलब लाइट कहाँ से आ रही है? सुमित के सामने से आ रही है, यानी कि सूर्य से लाइट आ रही है। और सूर्य किस दिशा में है? सर सूर्य मॉर्निंग ईस्ट में है, तो जब सूर्य ईस्ट में है तो सुमित का फेस भी तो ईस्ट में है। क्या? तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन थे ये, आगे पीछे वाला तो लेफ्ट राइट वाला भी बड़ा सिंपल है, सन का लेफ्ट राइट लो। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप 8 पर। और जो टाइप 8 है ना बेटा, वो भी बहुत मतलब बड़ी सिंपल सी है, रेन एंड स्मोक, रेन और धुआं। देखो इसमें क्या होता है ना, स्मोक की डायरेक्शन पूछते हैं कि धुआं किस दिशा में जाता है, धुआं किस दिशा में जाता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो जो धुआं जाता है वो चलती हुई ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा में होता है। धुआं हमेशा चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा में जाता है। जैसे ट्रेन भाग रही है आगे, चुक चुक, धुआं भागेगा पीछे। तो धुआं हमेशा चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा में जाता है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो धुआं हमेशा चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा में जाता है। लेकिन सर मान लो हवा आधी चल रही है तो प्लस एयर डायरेक्शन, हवा की दिशा में भी धुआं बहता है, प्लस एयर डायरेक्शन, तो ये होती है बेटा धुएं की दिशा प्लस हवा की दिशा। अब जैसे एक ट्रेन चल रही है, एक रनिंग ट्रेन है, चलती हुई ट्रेन, रनिंग नहीं बेटा रनिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन, और इस ट्रेन का जो मुख है वो दक्षिण दिशा में है, यानी कि ट्रेन जो है वो दक्षिण दिशा में भाग रही है। ट्रेन अगर दक्षिण दिशा में भाग रही है तो धुआं किस दिशा में भागेगा? तो धुआं किस दिशा में भागेगा? ट्रेन अगर दक्षिण दिशा में भाग रही है तो धुआं किस दिशा में भागेगा? सर ट्रेन अगर साउथ में जा रही है तो धुआं उसके ठीक विपरीत नॉर्थ दिशा में जाएगा। धुआं ट्रेन की ठीक विपरीत दिशा में जाता है, ये सिंपल सी बात है। अगर ट्रेन दक्षिण दिशा में भाग रही है तो धुआं उसके ठीक विपरीत नॉर्थ डायरेक्शन में, सिंपल सी बात। अगर ट्रेन भाग रही है दक्षिण दिशा में, अगर ट्रेन भाग रही है दक्षिण दिशा में, और मान लो यहाँ पे हवा की दिशा भी दे रही है, यहाँ पे हवा की दिशा भी दे रही है, ये जो हवा है वो बह रही है, हवा हवा चल रही है पूर्व दिशा की, तब धुआं किस दिशा में जाएगा? देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में हवा की डायरेक्शन नहीं दे रखी थी, ऊपर वाले क्वेश्चन में हवा नहीं दे रखा था तो धुआं इसके ठीक विपरीत था। लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में धुएं की डायरेक्शन भी दे रखी है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? सर जो धुआं होगा वो चलती हुई ट्रेन की ठीक विपरीत दिशा में जाएगा, नॉर्थ में, प्लस हवा की दिशा। तो इसमें हवा की दिशा जोड़ दो, ईस्ट जोड़ दो, और बेटा नॉर्थ प्लस ईस्ट मिलकर बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ प्लस ईस्ट मिलकर बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ प्लस ईस्ट मिलकर बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट। सिंपल सी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक मेरे दोस्त, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ट्रेन है जिसका मुख है, बेटा ट्रेन रुकी हुई है, उसका फेस है साउथ की तरफ, मतलब ट्रेन चालू है बट वो स्टेशन पे रुकी हुई है, और जो हवा है वो बह रही है पूर्व दिशा में। तो बताओ धुआं किधर जाएगा? एक ट्रेन हमारी रुकी हुई है और रुकी हुई ट्रेन का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर है, और हवा बह रही है पूर्व दिशा में, धुआं किधर जाएगा? तो बेटा रुकी हुई ट्रेन से हमें कोई मतलब नहीं होता, चलती हुई ट्रेन की ही विपरीत दिशा में होता है धुआं। चलती हुई ट्रेन, रुकी हुई ट्रेन से हमें कोई मतलब नहीं है। अब जो धुआं है वो सीधा हवा की दिशा में जाएगा, और हवा की दिशा पूरा, तो धुआं पूर्व दिशा में ही बहने लगेगा, धुआं पूर्व दिशा में ही बहने लगेगा। ठीक है, रुकी हुई ट्रेन से हमें कोई मतलब नहीं होता। तो अब तो जहाँ हवा चलेगी धुआं वहीं जाएगा, हवा चल रही है पूर्व की तरफ तो धुआं भी पूर्व की तरफ जाएगा। या मेरे भाई यहाँ पे साउथ ईस्ट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब रुकी हुई ट्रेन से हमें कोई लेना देना नहीं है, धुआं फिर तो हवा की दिशा में बहने लगेगा, सिंपल। धुआं हमेशा चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा में होता है। ये यार नहीं रही तो मैंने क्वेश्चन को देख लोगे इसलिए मैंने करा दिया, वरना ये वो है जो जनरल कॉमन सेंस पर बेस्ड है। ये कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा काम करना है आपको। एक ट्रेन है जो कि दक्षिण दिशा की ओर भाग रही थी, ठीक है, और जो हवा है वो उत्तर दिशा की ओर चल रही है। अब धुआं किधर जाएगा? अब धुआं किधर जाएगा? हाँ जी, अब धुआं चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा में जाता है, चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा नॉर्थ,
प्लस हवा की दिशा भी नॉर्थ, तो नॉर्थ प्लस नॉर्थ बेटा नॉर्थ, नॉर्थ प्लस नॉर्थ, टू नॉर्थ मत कर देना, नॉर्थ प्लस नॉर्थ नॉर्थ। अब आंसर नॉर्थ आएगा, अब आंसर नॉर्थ आएगा। एक चलती हुई ट्रेन है और वो भाग रही है दक्षिण दिशा की ओर। एक चलती हुई ट्रेन दक्षिण दिशा की ओर भाग रही है और जो हवा है बेटा वो भी दक्षिण दिशा की ओर है। अब धुआं किधर जाएगा, अब धुआं किधर जाएगा ये बताओ, अब धुआं किधर जाएगा मेरे भाई। चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा साउथ का विपरीत नॉर्थ, प्लस हवा की दिशा साउथ। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो कि सर नॉर्थ प्लस साउथ हम आंसर क्या लिखें, नॉर्थ प्लस साउथ आंसर क्या लिखें, नॉर्थ प्लस साउथ क्या बनता है, नॉर्थ प्लस साउथ क्या बनता है। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, इस क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस होंगी। अगर ट्रेन की वेलोसिटी एयर की वेलोसिटी से ज्यादा है, अगर ट्रेन की वेलोसिटी एयर की वेलोसिटी से ज्यादा है तब हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ट्रेन के अकॉर्डिंग दैट इज नॉर्थ। अगर ट्रेन की वेलोसिटी एयर की वेलोसिटी से कम है तो हमारा आंसर होगा हवा की दिशा में दैट इज साउथ। ठीक है मेरे दोस्त, अगर ट्रेन की वेलोसिटी एयर की वेलोसिटी के बराबर है तो हमारा आंसर होगा ऊपर जाएगा, धुआं जाएगा ऊपर। और अगर ट्रेन और की वेलोसिटी और एयर की वेलोसिटी डिफाइन नहीं की गई है क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पता नहीं लगा सकते, पता नहीं लगा सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पता नहीं लगा सकते। अगर वेलोसिटी का कांसेप्ट नहीं दिया है, स्पीड का कांसेप्ट नहीं दिया है तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर होगा पता नहीं लगा सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये स्पीड पे डिपेंड करेगा, ट्रेन किसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा, ट्रेन और हवा की। ठीक है मेरे भाई, तो समझ गए ना। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चंस थे बेटा, कॉमन। टू रॉन्ग, अबे कौन सा टू रॉन्ग है, हाँ ट्रेन साउथ में था और हवा ईस्ट में थी, साउथ और नॉर्थ, और ईस्ट नॉर्थ प्लस ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, क्या दिक्कत थी, ठीक तो था। चलिए तो फाइनली विद्युत ट्रेन हो तो अभी ये कोयले वाली ट्रेन की बात हो रही है, वो ट्रेन जो धुआं छोड़ती है। हम फाइनली चलते हैं लास्ट और फिर इस चैप्टर को करते हैं खत्म। और ये जो लास्ट टाइप है ना इसको हम बोलते हैं कोडेड डायरेक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम, कोडेड डायरेक्शन। बेटा कुछ नया नहीं है कोडेड डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है तुम कुछ नया सीखोगे, बेसिकली ये टाइप 4 ही है, ये टाइप 4 ही है कोडेड डायरेक्शन। इसमें क्या होगा, डायरेक्शंस को हम कोड कर देते हैं कुछ इस तरीके से, $P मींस P is 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q। $Q का मतलब है, $Q का मतलब है, $Q का मतलब है PQ से 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। $Q का मतलब है PQ से 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में है, PQ से 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। P has Q means Q is 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ P। P has Q का मतलब है, P has Q का मतलब है QP से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर है, QP से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर है। P@Q means बेटा ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम में हमें गिवन होगी, इसको घर से रट के आने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम में बदल सकती है। Q is 12 किलोमीटर साउथ ऑफ P, Q is 12 किलोमीटर साउथ ऑफ P। P@Q का मतलब है QP से 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर है, QP से 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर है, QP से 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, हमें एक इक्वेशन गिवन है m$n, n has Q, n has R, R@T। तो now how far and in which direction is m from T। तब m T से कितना और किस दिशा में होगा, तब m T से कितना और किस दिशा में होगा, तब m T से कितना और किस दिशा में होगा। तो मेरे भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम में हमें गिवन होगी, ठीक है, इसको घर से रट के मत जाना। और ये जो टाइप 9 है डरने की जरूरत नहीं है, ये टाइप 4 ही है, टाइप 4 जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, हम इसको पढ़ते जाएंगे ऊपर वाले के हिसाब से और फिगर बनाते जाएंगे और क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सॉल्व। यह सिंपल क्वेश्चन होगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे $m को। बताओ $m को क्या पढ़ोगे, जैसे $P का पढ़ा कि PQ के पूर्व में 6 किलोमीटर है, तो $m को क्या पढ़ोगे, m n के पूर्व में 6 किलोमीटर है। m किसके पूर्व में बेटा, n के, ये n है, ये n है, अरे यार ये n है, इसके पूर्व में कौन है, m n के पूर्व में 6 किलोमीटर, जो m है वो n के पूरा मतलब बेटा राइट हैंड साइड, n के पूर्व में 6 किलोमीटर कौन है, m n के पूर्व में 6 किलोमीटर है, क्योंकि जैसे ऊपर पढ़ना है वैसे ही नीचे पढ़ना है। n है आपको क्या पढ़ोगे, जैसे P has Q को क्या पढ़ा, Q P के उत्तर में 4 किलोमीटर है, Q P के उत्तर में 4 किलोमीटर है, तो बेटा R N के उत्तर में 4 किलोमीटर है, R N के उत्तर में, N का उत्तर मतलब ऊपर, R बेटा ऊपर है, कितना ऊपर है, 4 किलोमीटर। R है T को क्या पढ़ोगे, जैसे P@Q को क्या पढ़ा, Q P के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, Q P के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, तो बेटा T R के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, दक्षिण मतलब नीचे, R का दक्षिण नीचे, R से नीचे आ जाओ, कितना 12, 4 तो ये है, 12 ये है, ये कौन है, Q P के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, तो T R के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। हो गया खत्म कहानी। अब क्या पूछा है कि जो M है वो T से कितना और किस दिशा में है, बेटा तीर कहां से चलेगा, T से, निशाना किसको बनाओगे, M को, तीर ऊपर गया राइट में गया तो नॉर्थ ईस्ट आंसर आ गया। और ये 8 है, ये 6 है, तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ गई, किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट।
मेरे भाई बहुत स्पीड से नहीं करा रहे हैं भाई, मैंने समझाया बेटा, तुमने लेट क्लास ज्वाइन किया, इतनी देर से मैंने आपको जो सारी बातें समझाई वो तुम्हारे दिमाग के ऊपर से निकल गई। मैं आपको यही समझा रहा था कि डायरेक्शन चैप्टर में जो मेन था हमारा वो था टाइप 4, जिसकी हमने 2 दिन प्रैक्टिस की अच्छे से। बाकी की जो टाइप्स है बेटा वो बहुत छोटी-छोटी सी टाइप्स थी, जिसमें हमें सिर्फ 2-3 4 क्वेश्चन देखने थे, बस ताकि हम उससे फैमिलियर हो जाएं। अगर हम हर इंडिविजुअल छोटी-छोटी चीजों पे 100-100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लगे तो बेटा हमें कम से कम रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस के लिए 5 साल चाहिए, पंचवर्षीय योजना 5 साल, तभी जाके हम सिलेक्शन ले पाएंगे, है ना। और फिर हमें एक डिग्री मिलेगी पीएचडी की, सबको रीजनिंग की अलग पीएचडी की डिग्री। बेटा हमें सिलेक्शन लेना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 महीने के अंदर तैयारी करके सारे सब्जेक्ट्स को, तो हमें सिलेक्शन लेना है और 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रीजनिंग के, 30 में से 30 करने हैं, 40 में से 40 करने हैं। तो उसके लिए हमें पता है कि हमें आपको क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है, ठीक है मेरे दोस्त, इस बात को समझने की कोशिश, ठीक समझे कि नहीं समझे, तो बस वही चीज। तो ये जो बाकी की टाइप्स है, ऐसा नहीं कि मैं 100 क्वेश्चन में कराऊं तभी जाके काम चलेगा, बिल्कुल नहीं। ये तो वो है जिनका सिर्फ आइडिया देना होता है, ठीक है, इस बात को समझो बेटा। और ये सिर्फ रीजनिंग पे लागू मत करो, ये हर सब्जेक्ट पे लागू करो। ये बहुत जरूरी है पता होना कि कहाँ प्रैक्टिस करनी होती है, कहाँ प्रैक्टिस नहीं करनी होती, ठीक है। पंचवर्षीय योजना लेकर मत बैठो, 5 साल में सिलेक्शन की मत सोचो। हाँ, अगर एक भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, अगर एक भी सिंगल क्वेश्चन अगर आप नहीं बना पा रहे हो, है ना, तो आपने डायरेक्शन टॉपिक मैंने आज खत्म करा दिया। अब आप डायरेक्शन के पिछले 5 साल के, 10 साल के, 20 साल के जो मर्जी वो पेपर निकाल लो, चाहे बैंकिंग का निकाल लो, चाहे एसएससी का निकाल लो, चाहे यूपीएससी का निकाल लो। मैं ये चैलेंज आपको देता हूँ, एक भी सिंगल क्वेश्चन आप ऐसा खोज कर लेकर आओ जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया हो, या सर ये तो कंसेप्ट आपने कराया ही नहीं था, ठीक है। इट्स माय चैलेंज टू यू। और सिर्फ डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, चाहे मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाऊं, आप उस चैप्टर को मुझसे पढ़ने के बाद दुनिया जाके पेपर खोज लो बेटा, चाहे एसएससी, चाहे यूपीएससी, चाहे बैंकिंग। अगर आप एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन दिखा दो जो हमारे बताए गए कंसेप्ट से बाहर हो, तब कहना, तब फील करना ठगा ठगा अपने आपको, ठीक है। ये हम गारंटी लेते हैं कि डायरेक्शन टॉपिक पढ़ लिया, अब दुनिया जाके सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, सारे, एक सिंगल क्वेश्चन आपसे बच नहीं पाएगा, क्योंकि हमने सब कुछ कवर कर लिया बेटा, सब कुछ 4 दिन हो गए डायरेक्शन पढ़ते हुए, ठीक है। हाँ जी, चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।